हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज सेंटर ऑफ मास, है ना। अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो तीसरा मोशन पढ़ा था दैट वाज कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, अब जब इस तरीके का मोशन होता है ना तो हर पार्टिकल का मोशन एक कॉम्प्लेक्स चीज बन जाता है। ओके, यानी अगर तुम एक हर पार्टिकल का मोशन समझते बैठो, बॉडी का, रिजिड बॉडी के हर पार्टिकल का मोशन समझते बैठो तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इस केस में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग एक पॉइंट कंसीडर करते। पॉइंट इज कंसीडर्ड ऑन द रिजिड बॉडी, या रिजिड बॉडी के लिए एक पॉइंट कंसीडर किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या खास बात होती है सेंटर ऑफ मास की? सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑन ऑफ द बॉडी, दैट पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी वेयर whole mass of the body is supposed to be concentrated। पहला पॉइंट। दूसरा, all forces are acting on COM, this is considered। ओके, ये दो बातें। एंड तीसरा, दिस COM ड्यूरिंग कंबाइंड मोशन इट हैज ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ये तीन बातें ध्यान में रखना। ओके, इसीलिए हम लोगों ने एक पॉइंट डिफाइन किया है सेंटर ऑफ मास, समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझने के लिए। ठीक है, कि भाई ये जो सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसको हम लोगों ने बोला सेंटर ऑफ मास, जहां पे पूरे बॉडी का मास जो है, पूरे बॉडी का मास इज सपोज्ड टू बी concentrated, all the forces are acting on that center of mass, or that center of mass performs translational motion when the body performs combined translational and rotational motion। ठीक है, अब हम लोगों को इस लेक्चर में देखना है इसका डेरिवेशन, कि सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। व्हाट आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक m2 मास है और यहाँ पे एक m1 मास है। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 है और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2 है। ठीक है, इस पे F2 फोर्स लगाएं, F2 एक्सटर्नल, और इस पे F1 एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, जिसके वजह से m1 में जो एक्सेलरेशन आया वेक्टर a1 आया और m2 में जो एक्सेलरेशन आया वो वेक्टर a2 आया। ठीक है, अगर तुमको पूछा व्हाट इज टोटल मास ऑफ सिस्टम तो तुम क्या बोलोगे? कैपिटल M इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, ये बोलोगे। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड NLM, सेकेंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, F1 वेक्टर F1 एक्सटर्नल is equal to vector m1 vector a1 and vector f2 external is equal to m2 vector a2। सो दोनों को अगर कंबाइन किया हम लोगों ने तो f1 वेक्टर एक्सटर्नल प्लस वेक्टर f2 एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2। इन दोनों को मिलाया तो मैं बोलूंगा दैट इज नेट फोर्स एक्टिंग इन ऑन द सिस्टम, है ना। ये सिस्टम पे जो नेट फोर्स एक्ट हो रहा है F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2। यहां तक समझा? ओके, दो फोर्सेस लगे थे, एक m1 पे लगा था, एक m2 पे लगा था, एक्सेलरेशन सही थी a1 एंड a2, दोनों को कंबाइन करके बोल दिया। ठीक है, सपोज इन दोनों का जो मास मिला के कैपिटल M था, वैसे ही एक पॉइंट मास कंसीडर किया यहां पे विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस RCM, वेक्टर RCM। व्हाट इज वेक्टर RCM? RCM इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये F नेट जो है इस M पे लगेगा और इस
RCM इस m मास में ये जो F नेट लगेगा उसमें एक्सेलरेशन लगेगा a, है कि नहीं? ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इस पे लगेगा ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमारा m जो है ये सेंटर ऑफ मास पे सिचुएटेड है, ठीक है? तो इसका मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू m वेक्टर a। ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 दैट इज इक्वल टू m वेक्टर a, दैट इज वेक्टर a इज इक्वल टू m1 वेक्टर a1 प्लस m2 वेक्टर a2 अपॉन कैपिटल M इज m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है? यहां तक ध्यान में आ गया? तो हम लोगों ने वेक्टर a निकाल दिया। वेक्टर a जो है इसको मैं लिखूंगा ACM, बिकॉज वेक्टर a इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो यहां पे ACM आ जाएगा सिर्फ, ओके। लेकिन हम लोग तो ऐसा भी लिख सकते कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर a can be written as d2r by dt square, therefore vector ACM can be written as d2RCM by dt square, ठीक? क्लियर? ऑल्सो वी कैन राइट इट एज a1 इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं, a1 इज इक्वल टू d2r1 by dt square and a2 is equal to d2 vector r2 by dt square, ठीक है? इन सभी को कंबाइन किया, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड, ये इक्वेशन का लेफ्ट साइड सेम है, तो इनके राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या सेम होना चाहिए, d2 RCM by dt square is equal to m1 a1 कितना है, d2 r1 by dt square प्लस m2 d2 वेक्टर r2 by dt square अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है? नाउ यहां से हमको एक चीज समझ में आया, मैं ये भी रख कर देता हूं कि अगर d2 कॉमन निकाल लिया, d2 by dt square कॉमन निकला यहां से, तो d2 RCM by dt square, क्योंकि ये सभी तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये आ जाएगा d2 by dt square, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को अगर हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 प्लस m2, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल्स का मासेस m1 एंड m2 जिनके पोजीशन वेक्टर r1 और r2 है, उसका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है, नोट डाउन करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है? नाउ अब सपोज हमारे पास में ऐसे n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स, तो उस केस में इस फॉर्मूला को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, वेक्टर RCM इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 टिल वेक्टर mn वेक्टर rn अपॉन m1 प्लस m2 टिल mn। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है? नाउ सिंस इट इज वेक्टर, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज xcm i कैप प्लस ycm j कैप प्लस zcm k कैप। xcm क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से मैं xcm का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, m1 x1 प्लस m2 x2 टिल mn xn अपॉन m1 प्लस m2 टिल mn। सिमिलर वे में ycm और zcm का फॉर्मूला क्या बनेगा, m1 y1 प्लस m2 y2 टिल mn yn अपॉन m1 प्लस m2 टिल mn, एंड zcm m1 z1 प्लस m2 z2
till mn zn अपॉन m1 प्लस m2 till n। बस ये वैल्यूज निकालना है, xcm ycm zcm की, ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करना और आंसर निकालना है। बहुत आसान, सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आरसीएम को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेक्टर वीसीएम मिलेगा। डेरिवेटिव लेना है ना इसका, अब हर एक का डेरिवेटिव लेंगे। m1 तो कांस्टेंट है, r1 का डेरिवेटिव कितना लेगा, वेक्टर v1, m2 r2 का डेरिवेटिव वेक्टर v2 टिल rn का डेरिवेटिव वेक्टर vn अपॉन m1 प्लस m2 टिल m। एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आसान, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो, वेक्टर acm इज इक्वल टू m1 वेक्टर a1 m2 वेक्टर a2 टिल mn वेक्टर an अपॉन m1 प्लस m2 टिल m। फॉर्मूले से याद रखना, ओके, क्लियर। अब यहां पे क्या होता है, बहुत से बार मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम निकालना बहुत आसान, ये इधर लेके चल जाएंगे। सपोज m1 प्लस m2 प्लस mn तक के जो है उसको कैपिटल M बोलेंगे, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ सिस्टम। तो क्या हो जाएगा यहां से, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, m इंटू VCM इज इक्वल टू m1 v1 यानी p1 वेक्टर p1 मोमेंटम पहले वाले पार्टिकल का, ये दूसरे वाले पार्टिकल का मोमेंटम, ऐसे nth पार्टिकल का मोमेंटम। लेकिन MCM क्या MVCM क्या रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 टिल वेक्टर cm। आए ध्यान में, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें सेंटर ऑफ मास के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, COM कैन बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि कैसा है ये, ओके। यानी बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास, या बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है सेंटर ऑफ मास। So this is first point about center of mass, कि center of mass can lie inside और outside of body, okay। किस किस पे डिपेंड करता है ये, it depends on, सबसे पहले शेप ऑफ बॉडी, बॉडी के शेप पे डिपेंड करेगा, मतलब स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूब है, उस पर डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ओके, यानी बॉडी का मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर समझ लो ऐसा रॉड है, रॉड के एक साइड में बहुत सारा मास है और दूसरा साइड में कम मास है, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास अलग जगह रहेगा, मतलब सेंटर पे नहीं रहेगा, वो अलग जगह रहेगा, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के ऊपर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी कि ये रॉड में, जैसे अब ये रॉड है, इसमें क्या हो गया है, ये एंड पे जो मास है ये कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम है ना मास, तो इसका मतलब बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं रहेगा, ओके। तो ये दो फैक्टर्स है जिसपे सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। पोजीशन डिपेंड करता है, पोजीशन ऑफ COM, ठीक है। नाउ व्हेन देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो COM जो इट लाइज नियर टू हेवी मास, ओके। COM लाइज नियर द हेवी मास, इसका मतलब क्या, अगेन ये लेता हूं मैं, जैसे स्केच पेन है, ये स्केच पेन में ये साइड में मास कम है क्योंकि साइज ही छोटा हो गया ना, तो ये साइड में मास ज्यादा है, तो इसका जो COM है सेंटर में नहीं रहेगा, थोड़ा सा इस साइड रहेगा, है ना, इस साइड रहेगा, क्योंकि इस साइड में मास ज्यादा है, ठीक है। अब अगर सपोज, जैसे एग्जांपल समझा दो, जैसे ये रॉड है, अब ये रॉड यूनिफॉर्म दिख रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में रहेगा एक्जेक्टली, लेकिन अब यही रॉड ऐसा होता था सपोज, यानी एक साइड से थिक हो जाता था, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इस साइड में शिफ्ट हो जाता था, क्योंकि यहां पे यू हैव हैवी डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ मास। ओके समझ में आया? तो अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बीच में रह सकता है वो, लेकिन जहां पे ज्यादा मास है, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मास कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो उस केस में सेंटर ऑफ मास जो है वो जहां हैवी मास है उसके पास में रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, सो इसके जितने भी फॉर्मूलेज है सारे इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना। ठीक, दैट्स इट।